हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो उन्होंने हिंट किया है जापान के ऊपर भी अब टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अभी के टाइम पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर से वो मिले हैं और यहाँ पर बात करी गई है गोल्डन एज ऑफ यूएस जापान रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं लग रहा है इनके ऊपर भी टैरिफ लग सकते हैं, जैसे मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर लगे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है इसी हफ्ते, ये जो पूरा हफ्ता है इसके अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा किस किस के ऊपर और टैरिफ लगने वाले हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले तो इंडिया, ब्राजील, वियतनाम, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारी जगहों पे टैरिफ रेट्स बढ़ सकते हैं। अभी यूएस ऑफिशियल्स रिव्यू कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है पूरा पूरा कंडीशन। बट एक्सपर्ट्स का कहना है इसकी वजह से इन्फ्लेशन यूएस के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी दिखाई देगा यूएस के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूएस के अंदर एक्सपेंसिव हो सकते हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है और बहुत सारा माल चाइना से बन के ही यूएस में आ रहा है। इसके चक्कर में आईफोन, आईपैड, मैक सब कुछ महंगा हो सकता है। तो एप्पल के पास में दो ऑप्शन हो गए, एक तो वो जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, जो भी टैरिफ लगे हैं वो खुद ले ले, या फिर वो कंज्यूमर पास करे। तो हाई चांसेस है कंज्यूमर के ऊपर ही पास करे जाएंगे। अगर अडानी ग्रीन्स की बात करके चले तो 2 से $2.5 बिलियन रेज कर सकते हैं। ऐसी डिस्कशन चल रही है, आने वाले 6 महीने के अंदर वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। देखो कहानी ये है, जब भी अडानी के बारे में कुछ भी खबर निकल के आती है कि वो पैसा रेज कर रहे हैं, तो हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट निकाल देता था, वो कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा देता, जिस चक्कर में अडानी के शेयर प्राइसेस एकदम घटते हुए दिखाई देते थे। बट अब तो हिंडनबर्ग बंद हो गया है। तो लेट्स सी क्या ये फंडिंग राउंड एक तरह से हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को पैसा रेज करने में तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पिछले कुछ टाइम से। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है। 2022 की जो उनकी वैल्यूएशन थी ना, उससे भी नीचे पहुंच गई है अभी करंटली उनकी वैल्यूएशन। आईपीओ प्राइस से तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही नीचे चले गए थे वो। अब आईपीओ निकालने के बाद ना स्विगी ने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है। अगर इसी क्वार्टर की बात करके चले तो 705 डार्क स्टोर्स हो गए, 96 इस क्वार्टर में ऐड करे गए। बट ब्लिंकिट देखा जाए तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने तो 216 ऐड करे, 1000 से ऊपर स्टोर्स हो चुके हैं उनके। अभी के टाइम पे $936 मिलियन का कैश रिजर्व इनके पास में पड़ा है। जोमैटो से तकरीबन आधे से भी कम है, पर फिर भी पैसा बहुत सारा पड़ा है। तो क्या होगा इनकी कहानी मुझे नहीं पता है। अगर हम चीन की बात करके चले तो उनका भी आईपीओ आ रहा है, अपनी वैल्यूएशन को मार्क डाउन कर रहे हैं 25% तक। $50 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज कर सकते हैं वो। 2023 के अंदर $66 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन थी। अब ये इंडिया के अंदर आईपीओ नहीं आ रहा है, लंदन के अंदर आईपीओ आ रहा है। और ये उस टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे चीन के लिए एक बुरी खबर निकल के आई है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में जो डी मिनिमीज एग्जेम्पशन होती थी उसको हटा दिया है। बेसिकली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स होते थे जो कि पैकेजेस $800 से नीचे होते थे उनके लिए। मतलब चीन और टीमू जैसी एप्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता था यूएस के अंदर, बट अब नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा कांड होने के बाद में देखते हैं क्या होता है इनके साथ में, क्योंकि यूएसए के अंदर शीर और टीमू ने थोड़ी सी मार्केट तो खराब कर ही रखी थी। अल्ट्रा लो कॉस्ट गुड बेचते थे वो। अगर हम डिलीवरी की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Q3 के अंदर 25 करोड़ पे पहुंच गया है। अब चार्ट के अंदर देखो, रेवेन्यू 2378 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, बट 25 करोड़ का रेवेन्यू है। ओवरऑल देखा जाए अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर। पर जितनी वैल्यूएशन है, क्या ये जस्टिफाइड है? तकरीबन $2.85 बिलियन की कंपनी है और इतना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। बाकी डिलीवरी वालों ने एक और इंपॉर्टेंट बात बोली है कि उनका प्लान है क्विक कॉमर्स बिजनेस के अंदर डबल डाउन करने का। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 80 से 100 करोड़ रुपए का वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे 2 बड़े कस्टमर्स उन्होंने एक्वायर करे हैं और इसी क्वार्टर के अंदर 15 और कर देंगे उनके हिसाब से। अगर हम डिलीवरी के बोर्ड की बात करके चले तो नमिता जी उसके अंदर ज्वाइन करी है। 17 फरवरी से वो अपॉइंट हो जाएगी ऑफिशियली। अभी रिसेंटली डिलीवरी ने अनाउंस किया था जो उनकी बांग्लादेश वाली सब्सिडरी है उसको वो लिक्विडेट करेंगे, बट उसकी वजह से रेवेन्यू पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उनके हिसाब से। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो वो अपने $300 मिलियन के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में बेच रहे हैं। एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बड़े बड़े जो टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज है सब इंटरेस्टेड है इसके अंदर। कहा जा रहा है आईपीओ का साइज $1 बिलियन तक जा सकता है। पहले $800 मिलियन का प्लान था, बट वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च अप्रैल के अंदर ये अपना डीआरएचपी फाइल कर देंगे। तो देखो कैसा रहता है इनका आईपीओ का पूरा पूरा स्टैट। बाकी कंपनी भाई लॉसेस बहुत बड़ा करती है, 1250 करोड़ के लॉसेस है 4454 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर, अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले। और ये रेवेन्यू डबल होता हुआ दिखाई दिया है। अभी तो जेप्टो कैफे के ऊपर ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग में बर्न पे ही रहेगा, मतलब लॉस में रहेगा। इनका कहना है 75,000 डेली ऑर्डर्स तक पहुंच गए
हैं 2 महीने के अंदर इसके लॉन्च करने के। मैंने केस स्टडी बनाई थी जहाँ पे पूरा मॉडल समझाया था आपको किस तरीके से काम कर रहा है। ज़ेप्टो कैफे, ब्लिंकिट वाले भी इसके अंदर घुस गए हैं, सब के सब इस वाले मॉडल के अंदर घुस रहे हैं। क्या है ये मॉडल? मैं आई बटन में आपको वीडियो देता हूँ, उसको देख लेना, तो आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करके चले तो उनका लॉस 70% घटता हुआ दिखाई दिया, 14.7 करोड़ पे पहुंच गया Q3 के अंदर। यहाँ पर भी आप चार्ट के अंदर देखो भाई, कंपनी रेवेन्यू देखो क्या जबरदस्त कर रही है, 2172 करोड़ का रेवेन्यू, 2210 करोड़ का एक्सपेंस कर रही है और लॉस कर रही है। और ये लिस्टेड कंपनी है, $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन है इस कंपनी की। तो पर्सनली मुझे लगता है ना, थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा भोला भाला है, वो लगा देता है, बट बाद में ना लॉन्ग टर्म में अगर कुछ मार्केट में करेक्शंस आती है तो वो ही रोएगा। अब फर्स्ट क्राई वाले एक अच्छी चीज ये कर रहे हैं कि अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए उन्होंने 38 स्टोर्स को बंद किया है Q3 के अंदर। स्टोर्स इसलिए बंद करे गए होंगे कंसोलिडेशन के चलते, मतलब कुछ ऐसे स्टोर्स हो गए जिनको प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे, वहां पे उनको लग भी नहीं रहा बिजनेस बन सकता है, तो इसलिए उन्होंने शायद वो बंद करे होंगे। अगर हम धन की बात करके चले तो वो भी यूनिकॉर्न बन सकती है, $150 मिलियन वो रेस कर रहे हैं अगर हम रिपोर्ट की मान के चले तो। और कहा जा रहा है 30 से 45 दिन के अंदर ये क्लोज भी हो जाएगा। अब जो इनके पास में पैसा आने वाला है ना, $100 मिलियन का कैश रिजर्व इनका बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये बिजनेस में और पैसा लगा पाएंगे। अगर हम ओयो की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 166 करोड़ पे पहुंच गया Q3 के अंदर। पहले 9 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले, इन्होंने 457 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है, जो कि पहले अगर लास्ट ईयर की बात करके चले 111 करोड़ का लॉस था। तो ओयो मेरे हिसाब से एकदम ड्रीम रन की तरफ चल रही है, जहां एकदम बीच में कोविड के बाद में ऐसा लग रहा था कंपनी बंद ना हो जाए, अचानक रिवाइव करती हुई दिखाई दी है। अगर हम ड्रूम की बात करके चले तो 40 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 में उन्होंने। आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं, रेवेन्यू देखो कैसे नीचे गया है, एक्सपेंसेस भी नीचे गए और लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। बट भाई अगेन दिस इज नॉट राइट। जिस तेजी से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस घटे हैं ना, इसका मतलब यह है कि पैसे नहीं है बिजनेस रन करने के, और मार्केट से शायद पैसा भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन होता कि मतलब आपने वो वाले बिजनेसेस को बंद कर दिया जहां से बिजनेस नहीं आ रहा, जहां से बहुत दबा के लॉसेस हो रहे हैं, तो आपकी बैलेंस शीट अभी प्रॉफिटेबल दिखाई देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अगर इनके एबिटा मार्जिन की बात करके चले तो -41.56% का है। कंपनी की जो करंट एसेट है वो 30 करोड़ की है फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक, और इनके पास में 3.5 करोड़ का कैश पड़ा है। अब समझने की कोशिश करो, कंपनी 40 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर रही है और कंपनी के पास टोटल एसेट सब कुछ मिला के उतना पैसा नहीं है अभी के टाइम पे। कंसोलिडेशन के बाद भी अगर हम बात करके चले तो अभी ये पैसा रेस कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू, रिपोर्ट जो कह रही है, कहा जा रहा है 1000 करोड़ रुपए रेस करेंगे और 1.2 बिलियन से 1.5 बिलियन डॉलर के बीच में वैल्यूएशन होगी। तो मुझे उम्मीद है, अभी जितना भी मैं इतने दिनों से आपको समझा रहा हूँ, कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ बिजनेस मॉडल कैसे स्टडी करते हैं, आप समझ जाओगे कि लेना है या फिर नहीं लेना है। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यूज योर ओन ब्रेन। कंसेप्ट मैंने आपको हमेशा समझाता हुआ आया हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिला चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उनके सीईओ ने बोला है 50,000 ईवी बेचनी है मंथली अगर वो प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो। जनवरी के अंदर उन्होंने 25,000 यूनिट्स बेची है और उनका जो मार्केट शेयर था वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। बट क्या कंपनी 50,000 ईवीज अ मंथ कॉन्स्टेंटली लंबे टाइम तक बेच पाएगी? सारा सवाल यहाँ पर निकल के आता है, क्योंकि अगर किसी ने एक बार ईवी व्हीकल ले लिया तो ये नहीं होगा ना हर 2 महीने 6 महीने के बाद वो चेंज करेगा। एक चीज कंपनी के लिए थोड़ी अच्छी रही है कि भाई कंपनी के रेवेन्यूज घटते हुए दिखाई दिए है, बट इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। बट बुरी बात यह है कि जो इनका लॉसेज है ना, नेट लॉसेज, वो बढ़ते हुए दिखाई दिए है। और पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे इनके बैड बजा पड़ा है अगर मार्केट की बात करके चले तो। अगर हम अरविंद कंपनी की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ निकाल सकते हैं जल्दी, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी कर दिया है। दिस मींस जल्दी आईपीओ आएगा। रिपोर्ट्स की मान के चले तो मार्च तक इनका आईपीओ उनको देखने को मिल सकता है। कंपनी की वैल्यूएशन जो लास्ट थी वो $2.8 बिलियन की थी 2021 के अंदर, जो उन्होंने ईसॉक की लिक्विडिटी करी थी। यहाँ पे आपको मोटा मोटा कंसेप्ट समझा देता हूँ। कंपनी क्या कोशिश करती है, अगर उनको हाई क्वालिटी का टैलेंट चाहिए जिसको वो एक्चुअली उतनी सैलरी नहीं दे सकते, या फिर उनको एम्प्लॉय को रिटेन करना है, तो अपनी कंपनी को शेयर्स दे देती है। जो शेयर्स देती है वो ईसॉप की फॉर्म में देती है, मतलब एक तरह से वो ऑप्शनल होते हैं, वो शेयर की तरह भी बुक नहीं होते, बट एक अलग एंटिटी होती है। तो क्या होता है, कंपनी ना कुछ टाइम के बाद में अगर उनको लगता है कि अपनी टीम को मोटिवेट करना है तो वो अपने ईसॉप्स को बायबैक कर लेती है, मतलब वो जो शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए उसको खरीद लेती है और इन रिटर्न उनको पैसे दे देती है, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग करोड़पति बन जाते हैं। नॉर्मली लिक्विडेशन प्रोसेस 2-3 केसेस के अंदर होता है। एक तो कंपनी मोटिवेट करने के लिए ईसॉप बायबैक करती है, दूसरा क्या होता है, एक्विजिशन जब होता है, कोई कंपनी खरीद
लेता है तब ईसॉप का बायबैक होता है, और तीसरा क्या होता है, जब आईपीओ निकाला जाता है तब बढ़िया मजा आता है बहुत सारे लोगों को। तो ईसॉप का भी कंसेप्ट अगर आपको डिटेल में समझना है, मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में दे दूंगा, देख लेना। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं कितना एडवांस सोचता हूँ, मतलब जो आज बातें होती है हमने वो 2-2 साल पहले वीडियोस बना रखी होती है। ऑल्दो व्यूज नहीं होते हैं क्योंकि भाई बहुत सुपर टेक्निकल कॉन्सेप्ट होते हो, बट कई बार मैं अपनी खुद की वीडियो देखता रहता हूँ। अभी रिसेंटली ना मैंने अपनी एक वीडियो देखी थी बर्नआउट के ऊपर, कि क्यों लोगों को ऑफिस जाने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, काम करने की एनर्जी नहीं रहती। आज मंडे है ना, तो मंडे में बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा यार ऑफिस नहीं जाना, क्यों जाना है यार, क्यों होना है। तो ये हो सकता है बर्नआउट हो। आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एलएनटी की बात करके चले तो वो गोल्ड लोन बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं। उन्होंने पीएमएफएल को 537 करोड़ के अंदर एक्वायर किया है। अब ये गोल्ड लोन सेगमेंट में घुस जाएंगे। ऑल कैश डील है ये। जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं और ऐसा माना जा रहा है आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ेंगे, तभी शायद ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर हम फोन पे की बात करके चले तो उन्होंने अपना अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस बंद कर दिया है। अभी जो एनबीएफसी लाइसेंस है इनके पास में AA वाला, उसको सरेंडर कर देंगे आरबीआई को, और इन्होंने अपना अकाउंट एग्रीगेटर वाले बिजनेस को पूरा कंप्लीटली राइट डाउन कर दिया, मतलब बंद कर दिया भाई। अगर हम सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो वो $40 बिलियन लगा सकता है ओपन एआई के अंदर, $300 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई मजाक ही चल रहा है कसम से ना, मतलब इतनी तेजी से वैल्यूएशन बढ़ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। अक्टूबर में कंपनी की वैल्यूएशन थी $157 बिलियन, जो अगेन बहुत ज्यादा ओवर हाई लग रही थी, और अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहुंच जाएगा। माना तो ये भी जा रहा था $340 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर ये पैसा रेस करेंगे, बट अब कहा जा रहा है $300 बिलियन के ऊपर आएगा। ओपन एआई वालों ने एक और चीज क्लियर कर दी है कि वो डीप सीक को सू नहीं कर रहे, उसके ऊपर केस नहीं कर रहे, क्योंकि उनका मानना है कि ओपन एआई आने वाले टाइम में भी एक टॉप प्लेयर बना रहेगा, उसका कॉम्पिटिटर नहीं है डीप सीक। दिस इज अ स्ट्रैटेजिक मूव। अगर वो उस पे केस कर देते ना तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता कि भाई ये डर गए कि उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो कि ओपन एआई को कॉम्पीट कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। तो बहुत स्ट्रैटेजिक मूव किया गया है, और पिछले कुछ टाइम से हम ये भी देख रहे हैं डीप सीक के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करे जा रहे हैं। उनका सर्वर स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि एक तरह से बिजनेस को किल करने की तैयारी चल रही है ना। अगर हम एआई स्टार्टअप सेव सुपर इंटेलिजेंस की बात करके चले, जो कि ओपन एआई के चीफ साइंटिस्ट ने भी रिसेंटली शुरू करी थी, उसकी वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच सकती है। सितंबर 2024 में $5 बिलियन की थी भाई। कितनी तेजी से वैल्यूएशन बढ़ रही है भाई, समझ में नहीं आ रहा है ये सारी गेम होगी। बाकी स्पेसएक्स की बात करके चले तो उनकी 120 सैटेलाइट जनवरी 2025 के अंदर गिर चुकी है अभी तक। सुनने में ये चीज बहुत डेंजरस लग रहा है कि भाई सैटेलाइट्स गिरे जा रही है, बट एक्चुअली उसको एक तरह से रिटायर करा जा रहा है। स्टारलिंक वालों का ऐसा कहना है कि 7000 सैटेलाइट्स को वो जनवरी 2024 के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं स्पेस के अंदर। अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी तो बढ़ती रहती है, तो हर 5 साल के अंदर जो पुरानी सैटेलाइट्स होगी उसको वो नीचे ले आएंगे, मतलब उसको खत्म कर देंगे और उसकी जगह नई भेज देंगे। तो अभी के टाइम पे कहा जा रहा है कि 500 सैटेलाइट जो स्टारलिंक की जनरेशन 1 वाली है उसको नीचे लेके आया जाएगा 4700 सैटेलाइट में से। ये बड़ी बात है भाई। अब यहाँ पर रिस्क पता क्या क्या है? सबसे पहली चीज जो कंसर्न्स बनाए जा रहे हैं, जब ये सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है तो उसमें आग लग जाती है, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा है, आप मेटेलिक वेपर्स निकाल रहे हो, और कहा जा रहा है इसकी वजह से ना जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। दिस इज नॉट राइट भाई। इनकी जो जेन्युइन सैटेलाइट है ना वो 30 किलो अमोनियम ऑक्साइड निकालेगी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को खतरा है। अभी तक तो पॉल्यूशन बात चल रही थी भाई एटमॉस्फेयर के अंदर, ये तो एटमॉस्फेयर ही खत्म करने की बातें कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। अभी तक मैं लो ऑर्बिटल की तारीफ करता था, बट जब ये डेटा निकल के आया मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मान के चलो ना, अभी सबके सब लड़ रहे हैं, हम भी लो ऑर्बिटल निकालेंगे, हम भी लो ऑर्बिटल निकालेंगे, हर देश लो ऑर्बिटल निकालेगा। अब मान के चलो आसमान में बहुत सारी सैटेलाइट्स है। अब सैटेलाइट तो चलो ठीक है आसमान में रहेगी, बट जब वो नीचे आएगी पॉल्यूशन करेगी, ओजोन डिप्लीट होगी, पहली चीज स्किन कैंसर के खतरे बढ़ेंगे, दूसरी चीज, और तीसरा सबसे बड़ी चीज ये है भाई, अगर प्लेन जा रहा होगा क्या पता प्लेन पे गिर जाए सैटेलाइट। अब प्लेनों को भी थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा हवा के अंदर, तो एयरलाइन भी महंगी होती हुई दिखाई दे सकती है। क्या मजाक चल रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रही वाली बात। बाकी एलॉन मस्क ने बोला है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है टिकटॉक को खरीदने के लिए। बाइटडांस वालों ने भी क्लियर कर दिया कि भाई उनका कोई प्लान नहीं है 100% टिकटॉक को बेचने का। अभी तक गूगल और एप्पल ने टिकटॉक को ऐप स्टोर्स पे रीइंस्टेट नहीं किया, अभी तक नहीं लेके आए हैं। टिकटॉक वाले डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं अपनी वेबसाइट से, बट देखो टिकटॉक का क्या फ्यूचर रहेगा।
अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करके चले तो उसका मार्केट साइज $1 बिलियन में पहुंच जाएगा 2028 तक। ये बड़ी बात है भाई, यहाँ पर इंडिया बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठा है। अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स के इंपोर्ट्स की बात करके चले 50% मंथ ऑन मंथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपोर्ट्स 26% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। इंडिया ग्लोबल लेवल के ऊपर जो लैब ग्रोन डायमंड्स है उसका 29% एक्सपोर्ट करता है। चाइना भी हमारे आसपास ही आता है और इसका रीजन पता है क्या है? सूरत जिंदाबाद। अभी तक सूरत में डायमंड की पॉलिशिंग कटिंग होती थी, तो लैब ग्रोन डायमंड भी तो डायमंड ही है ना, तो उसकी कटिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, तो उसका जो काम है वो सारा का सारा सूरत आ रहा है, इसलिए सारा चीजें बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। बाकी भाई लैब ग्रोन अच्छी मार्केट हमको आने वाले टाइम में बनती हुई दिखाई देगी। अगेन फिर से प्रमोशन कर रहा हूं एक और वीडियो का, लैब ग्रोन डायमंड। मैंने आज से सालों पहले एक वीडियो बनाई थी लैब ग्रोन के बारे में, जहां पर आप कह सकते हो डायनासोरस वाली एरा के टाइम पे बनाई गई थी, जिसमें पूरा ये डायमंड वाला कंसेप्ट समझाया था कि लैब ग्रोन क्या है, कैसे काम करते हैं और क्या आने वाले टाइम में चीजें हो सकती है। अगेन देख लो, फ्यूचर रेफरेंस कर रहा हूँ। अब मैं यही करा करूंगा यार, क्योंकि ना पुरानी वीडियोस बहुत बढ़िया होती है, तो मैं रेफरेंस ऐसे डाल दिया करूंगा जिस चक्कर में यहाँ की ऑडियंस वो भी देख पाएगी अगर उनको कंसेप्ट बनाना है तो। अगर ये चीज आपको नहीं पसंद आएगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं किया करूंगा प्रमोट। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो भाई दबा के अभी भी बेच रहे हो। फरवरी के अंदर 9100 करोड़ रुपीस जा चुका है इंडिया से। इस साल की बात करके चले 91,000 करोड़ के आसपास जा चुका है इंडिया से, बहुत बड़ी बात है। अब एनालिस्ट का यहाँ पे क्या कहना है, उनका कहना है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ता उनको दिखाई देगा, ट्रेड इश्यूज है उनको दिखाई दे सकते हैं, यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकता है, बट इंडिया का जो इकोनॉमिक रेजिलियंस है ना वो बहुत बढ़िया रहेगा। बट पता नहीं भाई, मैं नहीं मानता इन बातों को। मेरे हिसाब से कलेश तो चल रहा है, कितने भी बड़े देशभक्त हो, कहीं ना कहीं ग्लोबल चीजों का फर्क इंडिया में तो आएगा ही आएगा। तो ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, शवागर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।